पाकिस्तान की यूथ है जिसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या वो क्लास जो निगलेक्ट हो जाती है, उनके टैलेंट को शोकेस किया जाए। और अब आपने पिछले 10 सालों का अगर हम इम्पैक्ट देखते हैं, स्टैट्स चेक करते हैं, तो 9.5 लाख से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को आपने, जो यंग यूथ है जिसमें मेल फीमेल्स दोनों आते हैं, उनको आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो यूथ उभर कर सामने आई है, जिन्होंने शोकेस किया, जब ये नेक्स्ट हमारा जो फ्यूचर है, जब ये इन्हीं फील्ड में अपना लोहा मनवाएगी, तो पाकिस्तान की पहचान आपको क्या लगता है किस हद तक जो है वो सॉफ्ट इमेज प्रमोट होगी? क्या वाकई कोई चेंज आएगा, डेवलपमेंट आएगी? देखिए 2003 में जब मैंने बिज़नेस शुरू किया तो ऑब्वियसली उस वक्त तो मुझे यूथ का अंदाज़ा नहीं था ना, मैं तो अपना काम कर रहा था। जब मैंने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया तो 10-12 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि यार इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है। सो उस हवाले से मैं क्रिकेट की तरफ आया और जब PSL आई, सो कहने का मतलब ये है कि जब एक हीरो निकलता है ना किसी भी घर से, तो वो ख़ानदान उठता है, वो मोहल्ला उठता है, वो शहर उठता है, वो सूबा उठता है और वो मुल्क उठ जाता है। जब हारिस रऊफ बिग बैश में मैन ऑफ द मैच लेता है, मैन ऑफ द सीरीज़ लेता है, सो कोई ये नहीं कहता कि लाहौर कलंदर है, वो कहता है दिस इज़ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में अच्छा करती है तो कोई ये नहीं कहता कि लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से है, कहता है पाकिस्तान टीम। सो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज का हो ही नहीं सकता। कंट्रोवर्सीज की अगर बात करते हैं, क्रिकेटर्स के साथ यूजुअली कोई ना कोई कंट्रोवर्सी भी जो होती है वो जुड़ जाती है, नोइंगली या अननोइंगली। अब नाम लिए बगैर अगर हम बात करते हैं क्रिकेटर्स की, तो आपको क्या लगता है कुछ 2-3 हैं जो अभी पाइपलाइन में है, बैक टू बैक उनकी जो कुछ कंट्रोवर्सी सामने आ रही होती है, उसको आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है कि ये मुनासिब होती है या क्रिकेटर्स को इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अफेयर्स में या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में या कुछ भी अगर एक्टिविटी इस तरह की है? तो वो जो है ना फोटे नहीं है क्रिकेट ना क्रिकेटर्स, ठीक है। मैं तो सर, आप इसलिए लाहौर कलंदर्स के बादशाह हैं। नहीं, उसमें उसके बादशाह स्ट्रेटेजिक एक बिजनेस आप चला रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें मेरा उनके साथ इंटरेक्शन है नहीं उस तरह, वरना मैं क्रिकेट को उस तरह फॉलो करता हूँ। बाकी दुनिया के हर शोबे में हर तरह के लोग होते हैं, मतलब आपकी मीडिया इंडस्ट्री में भी लोग होंगे, तो वो तो उस हवाले से आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज में भी वही लोग, उस तरह के लोग होंगे। सो अब आप किसी भी इंडस्ट्री को, क्या है कि ये होना चाहिए या नहीं? देखिए क्रिकेटर्स, देखिए एक चीज अगर अल्लाह ताला ने आपको एक इज्जत दी है तो आप उसको बढ़ाना चाहिए। अगर वो कंप्रोमाइज हो रही हो तो आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई भी शोबा हो। बिल्कुल ठीक बात, कंप्रोमाइज। आपने बहुत अच्छी बात की है, $1 in a million स्टेटमेंट है ये, कि इफ आपकी कोई रिप्यूट डेंट हो रही हो या कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। बिल्कुल दुरुस्त। सर, ये बताएं, आप ये डिनाई नहीं कर सकते अपनी एफर्ट्स को, बीइंग अ CEO, ज़ाहिर है एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ आप चलते हैं और जिस तरह से कामयाब है लाहौर कलंदर्स, नो डाउट। ऐसी क्या हम कह सकते हैं, वो कौन सी जैसे कोई शरबत है या क्या घोल के पिलाते हैं कि पूरी दुनिया से इंटरनेशनल प्लेयर्स भी ना भाग कर आते हैं? एक चार्म होता है, एक हम कह सकते हैं करिश्मा होता है लाहौर कलंदर्स का, कि सब एसोसिएट होना चाहते हैं, भागते हैं दूसरे मुल्कों से और खेलते हैं आके लाहौर कलंदर्स की हेड के नीचे। नहीं, देखिए बात यह है कि बाकी टीमों में भी आके खेलते हैं, बट मेरा ख्याल है आप सिकंदर रजा की तरफ रेफर करना चाह रही हैं, क्योंकि लास्ट ईयर वो बड़ा एक मजेदार वो उसने एक्सटेंट पुल किया था। देखिए जब हमने ये टीम ली तो हम कलंदर्स नाम रखा, उसके बाद हमारी टैग लाइन थी दमादम मस्त। बिल्कुल, ठीक है, वो जो सर नुसरत फतेह अली खान ने इस खित्ते में 40-45 साल पहले रेवोल्यूशनाइज किया था म्यूजिक इंडस्ट्री। सो उसके बाद हमने लिखा मैं हूँ कलंदर, फिर हमारा मैं हूँ कलंदर दिल से, फिर आया कलंदर फैमिली एंड कलंदर ब्रदर्स। सो जब आप बात करते हैं ना फैमिली की, तो फैमिली में जहाँ जिसको जब ज़रूरत पड़ती है तो वो बगैर आवाज़ के भी आ जाते हैं। सो लास्ट ईयर ये हुआ कि हमारे मैचेस चल रहे थे, सिकंदर रजा जो इंटेग्रल पार्ट ऑफ कलंदर्स फैमिली है, उनको कलंदर का सिकंदर भी सारे फैंस कहते हैं। सो वो हमारे पिंडी में थे जब, तो वो अनफॉर्चुनेटली जब जंग शुरू हुई तो हमें जाना पड़ा, तो वो चले गए। फिर एक मैच दोबारा रिज्यूम हुई तो एक मैच के लिए आए रावलपिंडी में, वो मैं हमारा डू एंड डाई मैच था, वो हम जीत गए। वो फिर वापस चले गए, नेशनल ड्यूटी आ गई इंग्लैंड में, 35 साल बाद सीरीज़ उनकी टेस्ट मैच आ गया। सो वो टेस्ट मैच में चले गए। सो उसके बाद हमने प्ले ऑफ्स हम जीत के फाइनल में आ गए। सो वहाँ पे फिर उनका टेस्ट मैच अल्लाह की तरफ से जल्दी ख़त्म हो गया। सो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फिर खेलूँगा, और शाहीन और बाकी समीन वगैरह ने और कोचेज़ ने फैसला किया कि जी आप आ जाएं। सो वहाँ से उन्होंने बर्मिंघम तक का सफ़र बाय रोड किया अपने टेस्ट मैच ख़त्म करने के बाद। बर्मिंघम से दुबई तक वो इकॉनमी क्लास में आए क्योंकि बिजनेस अवेलेबल नहीं थी, और इकॉनमी से फिर वो दुबई से अबू धाबी बाय रोड गए और अबू धाबी से लाहौर
रहा है और मैच शुरू होने से 10 मिनट पहले वो ग्राउंड में एंटर हुए और फिर जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी, दुनिया की हिस्ट्री में बुशरा किसी भी T20 लीग में का वो सबसे बड़ा फाइनल था, उसको कहते हैं वो मैच ऑफ द सेंचुरी था, बिकॉज आज तक हिस्ट्री में किसी भी फाइनल में इतना स्कोर चेज नहीं हुआ जितना उस दिन कलंदर्स ने किया. सो ये वो कमिटमेंट और डेडिकेशन है कलंदर्स फैमिली की एक दूसरे के लिए. ये बताएं, जब मैच हो रहा होता है और लाहौर कलंदर मैदान में होती है, तो जब डू एंड डाई की सिचुएशन होती है, तो उस वक्त आपके क्या वो होते हैं, तासरात होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, क्रॉस फिंगर सिचुएशन या क्या हो रहा होता है? अभी मुझे याद है आज से कोई 2-3 साल ऐसा वाकया बयान करें. 2-3 साल पहले हमारा लास्ट बॉल मैच था, मेरा ख्याल है 3 स्कोर चाहिए थे, मुल्तान सुल्तान, और हमारा मैच हो रहा था कज़ाफ़ी स्टेडियम में. ज़फ़र मसूद साहब बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट है, वो थे हमारे साथ. रज़ा पीर भाई KFC के CEO हैं, वो साथ खड़े थे. सो बॉल गिरी और कैमरा पड़ा उधर आलमगीर भाई पे, तो वो टेंस थे थोड़े, कैमरा मेरे पे पड़ा, मैं हंस रहा था. तो मुझे उसने कहा रज़ा ने कि यार मेरी बात सुन, तेरी टीम खेल रही है, आखिरी ओवर चल रहा है, 2 बॉलें रहती हैं, तुझे कोई टेंशन नहीं है, तू हंस रहा है. मैंने कहा मेरे हाथ में बॉल है. कहते नहीं. मैं कहा बैट है. कहते नहीं. तो फिर मैंने कहा मेरा क्या कसूर है? मैं तो जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, प्लेयर्स ने करना है, हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करके उसको उसकी मर्जी के प्लेयर दे दिए, तो बाकी तो उसकी मर्जी है ना, और बाकी फैंस की दुआएं, ये अल्लाह ताला का करम. सो ज़फ़र मसूद साहब बैठे थे, उन्होंने कहा ज़फ़र भाई ये क्या है? उन्होंने कहा ये ऐसे ही है. सो मुझे बेटा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह ये बिल्कुल पैनिक नहीं करते, काम पर्सनैलिटी मेरे हाथ में नहीं है ना. एक दफा मुझे याद है जब हम हार रहे थे आज से 3-4 साल 5 साल पहले दुबई में, तो एक बंदे ने, एक प्लेयर ने मुझे कहा कि यार आतिफ भाई ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मेरी बात सुन, रोप के अंदर कौन है, तू है या मैं हूँ? उसने कहा जी मैं हूँ. तो मैंने कहा रोप के बाहर बता मैंने क्या गलत किया. तो देखिए जो मेरा काम, अगर एक चीज मैं परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो मैं उसमें किस बात की टेंशन लूँ? बनती भी नहीं है, और ये हमें, मेरे ख्याल से हमें भी सीखना चाहिए. आप अभी ये पॉडकास्ट करिए ना, आप अच्छा करें गलत करें, आपको टेंशन होना चाहिए. अभी कैमरामैन जो खड़ा है पीछे, वो टेंशन लेके क्या कर लेगा? बोलना तो आपने है, या प्रोड्यूसर बैठा हुआ है तो वो क्या कर लेगा? वो जो प्रोग्राम हो गया तो हो गया. सो उन्होंने तो सिलेक्शन जब आपकी कर ली कि आपने इधर बैठे और पॉडकास्ट करने हैं, ये बाकी फिर उन्होंने आपका सपोर्ट स्टाफ के तौर पे रोल अदा करना है. अब मर्जी आपकी है, परफॉर्मेंस दे दें या ना दें. यानी कि कोई नेल बाइटिंग मोमेंट नहीं है, या होगा भी तो आप उसमें काम ही रहे होंगे, अगर मैं पूछती भी हूँ तो. नहीं, नेल बाइटिंग मोमेंट हो नहीं सकता ना, बिलीवेबिलिटी की बात है. देखो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये स्ट्रेटजीज है जो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं और नाज़रीन के साथ शेयर करें. These are the strategies. स्ट्रेटजी क्या होनी है, ऐसी बस चवल ही मारते रहे. तो जो देखो 2016 में जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया पंजाब के 8 शहरों में, मुझे याद है कज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल था. फाइनल से एक दिन पहले PCB को हमने कहा कि यार ये लोग आएंगे यहाँ पे, तो ये तो गंद मिला पड़ा हुआ, जमाने में कंस्ट्रक्शन हो रही थी फार एंड पे. तो उन्होंने कहा यार आते 27,000 का स्टेडियम है, आप गली महल्ले से बच्चे उठा के लाए हैं, तो आप मतलब आप 2,000 बंदा भी आ जाए तो बड़ी बात है, तो 2 स्टैंड में आ जाएगा. मैंने कहा नहीं यार गलत हो जाएगा, लोग तंग होंगे, तो अगर आप नहीं करा सकते तो मैं करवा लूँ. उन्होंने कहा हाँ जी आप खुद करवा लें. मैंने वो ठेकेदार को पैसे दे के वो साफ करा दिए. अब अगले दिन अल्लाह का करना क्या हुआ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम कच्चा कच भरा हुआ था. जितने लोग अंदर थे 25,000 अंदर थे और 25,000 बाहर थे, और पुलिस को गेट बंद करने पड़े कि टूट ना जाए. सो वो बंदा मेरे पास आया, उसने कहा यार आते भाई आपको कैसे पता था? मैंने कहा यार जिस ऑनेस्टी के साथ मैंने काम किया है, तो ये हो नहीं सकता था कि अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड ना दे. बिकॉज उस साल हमने 1,17,000 बच्चों के ट्रायल किए, या 1,13,000 बच्चों. अब वो 1,13,000 बच्चे नहीं है, वो फैमिलीज हैं, वो महल्ले हैं. तो जब हमने उनकी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की, तो वो देखने आए कि क्या हम इस काबिल थे, ये जो खेल रहे हैं ज़्यादा काबिल है. भर गया स्टेडियम.